हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लोग फंक्शंस के लेक्चर 5 पे पहुंच गए हैं। लेक्चर 4 तक हम लोगों ने डोमेन एंड रेंज पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए थे और इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस पढ़ लिया था। आज हमें शुरू करना है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। तो हम लोग फंक्शंस का जो बेसिक क्लासिफिकेशन था वो हम लोग कवर कर चुके हैं कि किस टाइप के फंक्शंस होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन एंड सो ऑन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें हमें दो तरीके से फंक्शंस को क्लासीफाई करना है। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डोमेन ऑफ अ फंक्शन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो डोमेन के बेसिस पे हम फंक्शन को दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन। सेकेंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन रेंज। तो रेंज के बेसिस पे हम लोग फंक्शंस को क्लासीफाई करते हैं ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। तो डोमेन के बेसिस पे वन एंड मैनी वन फंक्शन और रेंज के बेसिस पे ऑन टू एंड इन टू फंक्शन। तो हम लोग सबसे पहले वन एंड मैनी वन फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद ऑन टू एंड इन टू फंक्शंस। तो वन एंड मैनी वन फंक्शंस, तो इसमें फर्स्ट हमारा वन फंक्शन है। वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। इंजेक्टिव मैपिंग, तो ये वर्ड्स भी हमें ध्यान रखने होंगे, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन जाता है, इंजेक्टिव वर्ड काफ़ी बार यूज़ हो जाता है, तो हमें दोनों टर्म्स पता होना चाहिए, वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव मैपिंग। तो एक बार इसके डेफिनेशन देख लेते हैं किस तरीके से इसे डिफाइन किया गया है। तो अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा फंक्शन की डोमेन और बी क्या हो जाएगा फंक्शन की को डोमेन। तो फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी वन is said to be one if different elements of a if different elements of a set, if different elements of a have different images in b। ठीक है, तो एक फंक्शन को हम लोग वन कब बोलेंगे, इफ different elements in the domain, if different elements in the domain that is set A have different images in set B, have different images in codomain। ठीक है, तो ये डिफरेंट वर्ड हमें यहाँ पे ध्यान रखना है और हमें हमेशा A टू B की डायरेक्शन में देखना है, क्योंकि इस वाले क्लासिफिकेशन को हम डोमेन के बेसिस पे कर रहे हैं, तो हमें डोमेन के साइड से देखना होगा। तो अगर डायग्रामेटिकली मैं ड्रॉ करूँ तो वन फंक्शन जो है मेरे पास क्या होगा, तो हमने ऐसे सेट्स ड्रॉ कर लिए और फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a टू b। सपोज a में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, b में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमें बोला गया है कि a के हर एलिमेंट के लिए एक डिफरेंट इमेज होगी b में। तो ये जो पहला एलिमेंट है, सपोज इसकी इमेज ये है, दूसरे की इमेज ये है, तीसरे की इमेज ये है। तो एक सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से एसोसिएटेड है, वन रिलेशन है, एक का एक ही से रिलेशन है। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, यहीं से ये वर्ड वन आ जाता है, इसीलिए हम लोग इसे वन फंक्शन बोल रहे हैं। पहले सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, वन फंक्शन बोलते हैं। एक और इसका रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, इस तरीके से हमने फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी। सपोज सेट ए में फिर से 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में मैंने क्या किया, इस तरीके से सपोज 5 एलिमेंट्स बना दिए और मैंने जो लिंक्स हैं वो सपोज कुछ इस तरीके से बना दी। तो अब मुझे देखना है कि ये वन फंक्शन है या नहीं है। वन फंक्शन, पहली बात तो ये फंक्शन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। फंक्शन की कंडीशंस हमारे पास क्या थी,
हर x के लिए एक y होगा। फंक्शन की कंडीशन थी हर x के लिए y होगा, और दूसरी कंडीशन थी हमारे पास एक x के लिए एक ही y होगा। ये तो थी हमारे पास फंक्शन की कंडीशन। तो 1 फंक्शन है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। तो देखो फर्स्ट सेट के तीनों एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई y है और एक x के लिए एक ही y है। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन की डेफिनेशन। अब उसके बाद 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? हर ए सेट के हर एलिमेंट के लिए बी सेट में एक डिफरेंट इमेज होगी। ठीक है, डिफरेंट इमेज होगी। इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख पाऊंगा कि एक y के लिए एक ही x होगा। एक y के लिए एक ही x होगा। ठीक है, ये हो गई मेरे पास 1 फंक्शन की कंडीशन। एक y के लिए एक ही x होगा। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a हैव डिफरेंट इमेजेस इन b। एक y के लिए एक ही x। ठीक है, मैंने ये नहीं लिखा है कि हर y के लिए x होगा। एक y के लिए एक ही x, केवल एक ही कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। तो आप देखो कि जो जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं वो सारे एक ही से रिलेटेड हैं। उल्टे डायरेक्शन से देखना है, y के लिए देखना है, यानी b सेट से देखना है। तो ये जो तीन एलिमेंट्स जो मैं डार्क कर रहा हूँ वो तीन एलिमेंट्स एक एक से ही रिलेटेड हैं। तो ये 1 फंक्शन है। या फिर सिंपली आप सोच लो 1 का मतलब एक का रिलेशन एक से ही होगा। उस केस में हम फंक्शन को 1 कह देंगे। तो ये हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 और इंजेक्टिव फंक्शंस और इंजेक्टिव मैपिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैनी वन फंक्शन या फिर नॉन इंजेक्टिव मैपिंग। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो फंक्शंस 1 नहीं हैं वो मैनी वन होते हैं। ठीक है, जो फंक्शंस 1 नहीं होते वो हमारे पास मैनी वन फंक्शन होते हैं। तो मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a to b, a function f defined from a to b is said to be many one if two or more elements of set A have same image in B, ठीक है। इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो किस तरीके से बन जाएगा? 1 का मतलब होता था एक का एक ही से रिलेशन। तो मैनी वन क्या हो जाएगा? मैनी का 1 से रिलेशन। सपोज इस तरीके से मैंने तीन एलिमेंट दोनों सेट में ड्रॉ कर दिए। मैनी का 1 से रिलेशन, तो मैंने अगर इन दो का इस एक से रिलेशन कर दिया। मैनी मतलब इन दो, एक से ज़्यादा को हम मैनी बोल रहे हैं। तो मैनी का 1 से रिलेशन, इस तरफ मैनी हो गए और इस तरफ केवल एक ही है। तो अगर मैंने इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया तो ये मेरे पास मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैनी का 1 से रिलेशन, तो मैनी वन फंक्शन। इसी को अगर मैं एक और रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, सपोज़ मैंने इस तरफ जो है ज़्यादा एलिमेंट्स ले लिए, सेट बी में ज़्यादा एलिमेंट्स ले लिए और कुछ इस तरीके से सपोज़ मैंने बना दिया। तो ये पहले तो मैं चेक कर लूँ फंक्शन भी है या नहीं। तो फंक्शन की कंडीशन क्या? हर x के लिए y, तो a सेट के तीनों एलिमेंट्स के लिए b में कोई ना कोई इमेज है, कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है, प्लस एक x के लिए एक y। तो इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये एक ही एलिमेंट है, सेकंड के लिए भी ये यूनिक एलिमेंट है, थर्ड के लिए भी ये यूनिक एलिमेंट है। तो ये फंक्शन तो है। अब मैनी वन फंक्शन हम क्या बोल रहे हैं? मैनी का 1 से रिलेशन। तो इस तरफ ये तीन एलिमेंट्स इधर के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है। तो मैनी का 1 से रिलेशन है, तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फंक्शंस को देख सकते हैं कि वो 1 है या मैनी वन है। तो मैनी वन की मैंने इनिशियली क्या डेफिनेशन बोली? जो फंक्शन 1 नहीं है वो मैनी वन होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 फंक्शंस प्लस मैनी वन फंक्शन
वन वन फंक्शन प्लस मैनी वन फंक्शन, इन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल फंक्शंस आ जाएंगे हमारे पास। या फिर इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि कोई भी फंक्शन या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा, वो दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो फंक्शन वन वन होगा या मैनी वन होगा। ठीक है, एक चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है कि वन वन मैनी वन दोनों को डिफाइन करते समय मैंने क्लियरली फंक्शंस में उनकी डेफिनेशन दी है, उनके डोमेन और कोडोमेन को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और ये नोट हमें ध्यान रखना है कि वन वन प्लस मैनी वन फंक्शन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेथड्स टू टेस्ट वन वन फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे मेथड्स टू टेस्ट मैनी वन नहीं लिखा है, मेथड्स टू टेस्ट सिर्फ वन वन लिखा है। अगर हमें पता लग गया कोई फंक्शन वन वन है तो डेफिनेटली वो मैनी वन नहीं होगा, और अगर वो वन वन नहीं है तो वो क्या होगा, मैनी वन होगा। तो ये दोनों के लिए हमारे पास काम आएंगे मेथड्स, वन वन हो या मैनी वन हो, सेम ही मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास एनालिटिकल मेथड। तो ये जो है एक सब्जेक्टिव मेथड होगा, ये आप लोग बोर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं अपने। तो बोर्ड्स में अगर वन वन मैनी वन का क्वेश्चन आता है तो हम लोग ये मेथड यूज़ करेंगे, हम लोग जेई मेन से एडवांस में कभी भी ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे, ये सब्जेक्टिव मेथड है, ओनली फॉर बोर्ड्स ऐप। तो इस मेथड में हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि जो वन वन और मैनी वन की डेफिनेशन है वो बेस्ड ऑन डोमेन आती है। तो अगर फंक्शन ए से बी की तरफ डिफाइंड है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो हमारा डोमेन क्या हो गया, ए हो गया। फर्स्ट सेट को हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो इफ़ x1 x2 बिलोंग्स टू ए, इफ मतलब मैंने दो एलिमेंट्स कंसिडर किए सेट ए में, x1 और x2। इफ़ x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ए, देन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, मैंने दो एलिमेंट्स कंसिडर किए सेट ए में, x1 x2, और फिर अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लिखा मैंने, एंड इफ दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, इफ दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, देन फंक्शन इज वन वन, देन फंक्शन इज वन वन। तो बड़ी ही अजीब सी लग रही होगी आपको डेफिनेशन। हमने क्या किया, पहले सेट ए में मैंने क्या किया, दो एलिमेंट्स कंसिडर किए x1 और x2। x1 और x2 अगर वन वन होगा तो रिलेशन कुछ इस तरीके की होगी। तो ये जो x1 की इमेज है ये f ऑफ x1 बोल रहा हूँ मैं इसे, और x2 की इमेज को f ऑफ x2 बोल रहे हैं। तो अगर x1 और x2 इस सेट A में प्रेजेंट हैं, उनकी इमेजेस क्या हो गई, f ऑफ x1 और f ऑफ x2। तो अगर मैंने f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल लिए और मैं प्रूव कर पाऊँ कि x1 इज इक्वल टू x2, तो फंक्शन वन वन हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने दो y की वैल्यूज़ इक्वल ली कि y1 इज इक्वल टू y2, इफ़ दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, यानी वो सेम ही x के लिए इक्वल हो रहे हैं, तो ही फंक्शन वन वन होगा, तभी एक से एक का रिलेशन बनेगा। अगर ये दोनों वैल्यूज़ जो बी सेट में जो दोनों डॉट्स की जो वैल्यूज़ हैं उन पे इन दोनों x की वैल्यूज़ अगर इक्वल हो गई, यानी दोनों सेम हो गए, वन वन टाइप का रिलेशन बन गया, तो ही फंक्शन वन वन होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकंड मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। इस ग्राफिकल मेथड को आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड्स में यूज़ नहीं करना है, ये हम लोग कंपटीशन में ही यूज़ करेंगे। जेईई में क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग डायरेक्टली यही यूज़ करेंगे, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड पहले मैं लिख देता हूँ, फिर हम लोग इसको समझ लेते हैं। इफ़ एनी लाइन पैरेलल टू x axis, if any line parallel to x axis cuts the graph of a function at most once,
cut the graph of function at most once, then function is 1 1। क्या मतलब हो गया इसका कि अगर मैंने एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाई और वो फंक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करे तो ही फंक्शन 1 1 होगा। तो ड्रॉ करके देख लेते हैं। सपोज़ रैंडमली मुझे कुछ ये ग्राफ दिया हुआ है, तो मुझे ये बताना है कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है। तो क्या लिखा है कि हमें एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है, एक नहीं वैसे हमें इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ करनी है। अगर एक भी लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर गई तो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करी और ये इस ग्राफ को 4 पॉइंट्स पे कट कर गई, 4 पॉइंट्स पे कट गई, तो फंक्शन इज़ नॉट 1 1। और जो फंक्शन 1 1 नहीं होता वो कैसा होता है हमारे पास, मैनी वन। ठीक है, जिस तरीके से हमने फंक्शन की डेफिनेशन में वर्टिकल लाइन टेस्ट देखा था, उसी तरीके से 1 1 फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना होता है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। ठीक है, इस तरीके से सपोज मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ 1 1 है या नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ये 2 पॉइंट्स पे कट कर गई, तो फंक्शन इज़ नॉट 1 1, ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इन 2 पॉइंट्स पे ग्राफ को कट किया है लाइन ने, तो सपोज़ इसके करस्पॉन्डिंग x1 है और इसके करस्पॉन्डिंग x2 है, तो क्या हो गया, इन दो x पे सेम ही y मिल गया हमें, इन 2 x पे हमें सेम ही y मिल गया। तो मैनी वन टाइप का रिलेशन हो गया। एक से ज़्यादा x के लिए, मैनी x के लिए 1 y है, इसलिए मैनी वन फंक्शन है। तो जब भी हमें इस तरीके से मिलेगा कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी, तो फंक्शन जो है मैनी वन हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इस तरीके से मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, मैंने कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, तो आप इस पे इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके देख लो, ये सारी की सारी केवल एक ही पॉइंट्स पे कट करेगी, तो ये जो है एक 1 1 फंक्शन हो गया। सपोज मैंने ऐसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ किया, तो आप इस पर कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लो, सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं एक ही पॉइंट पे कट करेंगी, तो ये फंक्शन भी क्या हो गया हमारे पास, 1 1 फंक्शन हो गया। y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ मैंने सपोज ड्रॉ किया, तो इस पे भी कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की जाएं, वो सारी की सारी एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो y इज इक्वल टू ln x भी कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x। इस पे भी हम लोग कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें, सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे कट करेंगी, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। तो फुली क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज़ कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए कि वो इंजेक्टिव है या नॉन इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव मतलब 1 1, नॉन इंजेक्टिव मतलब मैनी वन। तो ये मेथड तो हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमें फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना आता हो या फंक्शन का ग्राफ क्वेश्चन में दिया हो। एक मेथड और है हमारे पास, थर्ड मेथड, मोनोटोनिकली, या फिर मैं बोल दूं इसे कैलकुलस मेथड। इसे आप फर्दर डिटेल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी मैं उस पर सिंपल डेफिनेशन आपको बता देता हूं, जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो अ फंक्शन विच इज़ एंटायरली entirely increasing or decreasing in whole domain is 1 1। ठीक है, क्या मतलब हो गया,
अ फंक्शन विच इज़ एंटायरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कोई भी फंक्शन या तो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। जैसे मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, मैंने सपोज एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंसीडर किया, तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट से लेके राइट में पूरे टाइम ये फंक्शन जो है इंक्रीज़ कर रहा है, पूरे टाइम ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। तो इंक्रीजिंग फंक्शंस में अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो एक ही पॉइंट पे कट कर पाएगी, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शंस में अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक ही पॉइंट पे कट कर पाएगी, एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। ऐसे ही सपोज मैंने y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स कंसिडर कर लिया, तो ये फंक्शन हमें दिख रहा है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप डिक्रीजिंग फंक्शंस में भी अगर इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करोगे तो वो सारी लाइंस एक ही पॉइंट पे कट कर पाएंगी और फंक्शन जो है कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा तो वो 1 1 होगा। सपोज़ मैंने एक और ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो अब देखो इधर इस लूप में फंक्शन पहले आधे तक इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ कर रहा है, फिर इंक्रीज़ करा, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़। तो ये फंक्शन जो है इंक्रीज़ कर रहा है, फिर डिक्रीज़ कर रहा है। तो ऐसे बीच में कहीं मैक्सिमा आ रहा है, कहीं मिनिमम वैल्यू आ रही है, फिर मैक्सिमम वैल्यू, फिर मिनिमम वैल्यू। ऐसे फंक्शंस में अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो डेफिनेटली एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर जाएगी और फंक्शन जो है मैनी 1 हो जाएगा। तो ये ग्राफ एंटायरली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं था, ये कुछ जगह इंक्रीज कर रहा था, फिर कुछ जगह डिक्रीज, इसीलिए ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी 1। अच्छा, तो अब एंटायरली इंक्रीज और डिक्रीज चेक कैसे किया जाता है। ग्राफ दिया है तो बड़ा आसान है, पर ग्राफ दिया हुआ तो हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए आप लोग डायरेक्टली याद रख लीजिए, इफ़ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ डैश एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन को, इफ़ एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 देन द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। तो आपको क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो हमेशा इंक्रीज कर रहा होगा। एंड इफ़ एफ डैश एक्स इज़ नेगेटिव, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव है तो फंक्शन जो है हमेशा डिक्रीज कर रहा होगा। तो अगर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं चेक करना चाहूँ, मुझे y इज इक्वल टू एक्स फंक्शन दिया हुआ है, मुझे चेक करके बताना है कि ये 1 1 है या नहीं है। तो y का डेरिवेटिव निकाला, तो उसके डेरिवेटिव को सपोज मैं y डैश बोल रहा हूँ, तो x को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 1 जो है पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर दैन 0 है। इसका क्या मतलब है कि ये जो है y इज इक्वल टू एक्स वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ऐसे ही मैंने सपोज एक फंक्शन कंसिडर किया y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव लिया तो y को मैंने y डैश लिख दिया। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू द पावर x, और e रेज टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, हमेशा y हमेशा x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, यानी पॉजिटिव होगा। तो e रेज टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है। तो y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x कैसा फंक्शन होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग होगा इसलिए ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब आप पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a टू b गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज 1 1। तो इसको हम लोग तीनों मेथड से प्रूव कर लेते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आएगा तो हम एनालिटिकल मेथड से करेंगे, और अगर यही क्वेश्चन जेई में आता है तो हम लोग ग्राफिकल मेथड या फिर मोनोटोनिक मेथड से चेक करेंगे इसे। तो फर्स्ट हम लोग एनालिटिकल मेथड से इसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो फंक्शन की जो डोमेन है, फंक्शन की डोमेन है वो a है। तो हम लोगों को क्या लिखना था,
if x1 comma x2 belongs to a, if x1 comma x2 belongs to a and f of x1 is equal to f of x2, तो f of x1 क्या हो जाएगा, फंक्शन में x की जगह क्या रखना है, हमें x1 रखना है। x की जगह अगर मैंने x1 रखा तो क्या हो गया, 2x1 प्लस 5 बन जाता है, और x की जगह x2 रखा तो 2x2 प्लस 5 बन जाता है। इसको सॉल्व करने पे मुझे क्या मिल गया, x1 इज इक्वल टू x2, यानी ये दोनों x इक्वल ही आ गए हैं। मैंने क्या किया, दोनों y को इक्वल माना और मैंने प्रूव कर दिया ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों x इक्वल होंगे। दोनों x इक्वल हो गए तो 1 हो गया, दोनों y इक्वल थे तो 1 हो गया, 1 का 1 से रिलेशन, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। सो f इज़ 1 1। तो बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन आता है तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सेकंड मेथड से करते हैं, ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड्स में इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 दिया है। तो इसका ग्राफ हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है, तो कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ आ जाता है। ये पॉइंट कितना आएगा, ये y इंटरसेप्ट होता है हमारा, तो y इंटरसेप्ट जो है 5 होगा, 0,5, और ये पॉइंट जो है हमारे पास कितना आ जाता है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, y की वैल्यू जो है 0 होगी हमारे पास, और y की वैल्यू अगर मैंने 0 ली तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, -5/2। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस पे आप ऐसे कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लो, वो सारी की सारी एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, तो हम बोल सकते हैं फंक्शन इज़ 1 1। थर्ड मेथड से करते हैं हम लोग कैलकुलस से। जनरली हम यही मेथड प्रेफर करेंगे। तो हमें दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव अगर मैंने लिया y डैश लिखा तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, और 5 का क्या हो जाएगा 0, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। वैल्यू कितनी आ गई 2, एंड 2 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो डेरिवेटिव इज़ ग्रेटर दैन 0, तो f डैश x इज़ ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब f ऑफ x इज़ इंक्रीजिंग, f ऑफ x इज़ इंक्रीजिंग। अगर f ऑफ x इंक्रीजिंग है तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। तो तीनों मेथड्स हमें आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रूव दैट f डिफाइंड फ्रॉम a टू b f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू रियल इज मैनी 1। ठीक है, मैनी 1 प्रूव करना है हमें फंक्शन को। तो फर्स्ट जो है हम लोग एनालिटिकल मेथड से इसको प्रूव करना चाहेंगे। तो एनालिटिकल मेथड हमारे पास क्या हो जाएगा, एनालिटिकल मेथड में हमें लिखना होता है लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू डोमेन, डोमेन कौन सा सेट है यहाँ पे a, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a, देन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अगर मैंने ये दोनों इक्वल माने और इनको सॉल्व करने पे अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1, अदरवाइज मैनी 1। तो लिखते हैं, तो f ऑफ x1, तो इस f ऑफ x में हमें क्या करना होगा, x की जगह x1 लिखना है। तो ये x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी टर्म्स को अगर हम सेम साइड कर दें तो हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन बन गया। इस रिलेशन को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो कुछ हमारे पास इस तरीके से रिलेशन बन जाएगा। तो x1 माइनस x2 का जो फैक्टर है वो कॉमन है, तो ऐसा बन गया x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 आ गया यहाँ पे, और इधर से क्या आ जाएगा +1। तो यहाँ से देखो अब हमारे पास दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट जो है 0 है, तो यहाँ से हमारे पास एक तो क्या आ सकता है, एक हमारे पास आ सकता है x1 इज इक्वल टू x2, और दूसरा हमारे पास क्या आ सकता है यहाँ से
x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -1, x1 प्लस x2 इक्वल टू -1। एक सॉल्यूशन ये है x1 इक्वल टू x2, बट दूसरा सॉल्यूशन भी हमारे पास साथ में आ रहा है। तो दूसरा सॉल्यूशन भी अगर हमारे पास आ रहा है तो ये जो है एक मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अगर सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आया होता तो 1 1 लिख देते, बट हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आया और एक और सॉल्यूशन आ गया x1 प्लस x2 इक्वल टू -1, इसीलिए ये क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन। सेकेंड मेथड से करते हैं, ग्राफिकल मेथड से। तो हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं कैसे एफ ऑफ एक्स की जगह y यूज़ कर लेता हूँ क्वेश्चन में। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक ऐसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। तो अगर मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ करी तो ग्राफ जो है ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ पैराबोलिक बनेगा। अब देखो इस ऐसे ग्राफ पे अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर जाएगी, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर गई, इसका मतलब क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, थर्ड मेथड से प्रूव करते हैं, मोनोटोनिसिटी चेक करते हैं फंक्शन की। तो हमें दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो y डैश क्या आ जाता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ रहा है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास आ गया 2x प्लस 1। मैंने 2x प्लस 1 को 0 किया तो x की वैल्यू आ जाती है -12। -12 को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया। अगर मैं डेरिवेटिव में -12 से बड़ी वैल्यू रखता हूँ x की, सपोज x को मैंने 1 रखा, तो डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर -12 से छोटी वैल्यू रखी, सपोज -10 रख दिया, तो डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इफ़ x इज़ ग्रेटर देन -12 तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है। डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन इस रेंज में इंक्रीजिंग होगा। तो जब x -12 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, और जब x -12 से छोटा है तो फंक्शन कैसा होगा हमारे पास, डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव जो है नेगेटिव आएगा। तो कुछ रेंज में फंक्शन इंक्रीजिंग है, कुछ रेंज में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन इज़ मैनी वन। क्योंकि 1 1 होने की कंडीशन क्या है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो इन द एंटायर डोमेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस है हमारे पास ऑन टू एंड इन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। जैसे 1 1 को हमने बोला इंजेक्टिव और मैनी वन को बोला नॉन इंजेक्टिव, ऐसे ही ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, सर्जेक्टिव मैपिंग। सर्जेक्टिव मैपिंग, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। तो इफ़ द फंक्शन f defined from a to b, if the function f defined from a to b is such that each element in b क्या होता है हमारा, कोडोमेन। तो ईच एलिमेंट इन b और कोडोमेन is the image of at least one element in A. If the function f defined from A to B is such that each element in B, that is codomain, is the image of at least one element in A, that is domain, in this case the function will be onto। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली हम लोग एक बार समझ लेते हैं, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। तो हमने 2 सेट्स कंसिडर किए, ए और बी। पहले सेट में इस तरीके से सपोज मैंने 4 एलिमेंट्स ले लिए और दूसरे में भी 4 एलिमेंट्स कंसिडर किए।
और सपोज इस तरीके का रिलेशन है, तो मैं देख के बता सकता हूँ ये 1-1 फंक्शन ज़रूर है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट ए से बी की तरफ 1-1 रिलेशन है, एक का एक ही से रिलेशन है, ए सेट का एक एलिमेंट बी सेट के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है। अब ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि मुझे बी के डायरेक्शन से देखना है, ठीक है, बी के डायरेक्शन से देखना है, को डोमेन से देखना है कि को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी की इमेज होने चाहिए। को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डोमेन में किसी की इमेज होना ज़रूरी है। तो आप देखो ये जो बी के जो चारों एलिमेंट्स हैं ये किसी न किसी की इमेज हैं। इसका क्या मतलब है कि बी सेट में कोई भी खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप इतना ध्यान रख लो कि बी सेट में कोई भी खाली एलिमेंट ना हो। अगर बी में कोई खाली एलिमेंट नहीं हुआ तो फंक्शन कैसा होगा, सर्जेक्टिव होगा या ऑन टू होगा। ठीक है, मैं कुछ और डायग्राम्स ड्रॉ कर लेता हूँ और क्लैरिटी आ जाएगी हमें। सपोज मैंने इस तरीके से कंसिडर कर लिया, तो ये फंक्शन हम पहले चेक कर लेते हैं 1-1 है या मैनी 1 है। तो आप देख सकते हैं ये जो पहले दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स एक से रिलेटेड हैं, मैनी का 1 से रिलेशन है तो मैनी 1 हो गया। अब हमें सर्जेक्टिव देखना है, ऑन टू देखना है, तो हम को डोमेन की साइड से डोमेन की तरफ देखेंगे। तो देखो बी सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा हमारे पास। ठीक है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, हर y के लिए एक x होगा, हर y के लिए एक x होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, हर y के लिए एक x होगा। बी सेट में यानी जो कोडोमेन वाला सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि इफ़ रेंज इज़ इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज़ इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन उस केस में क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। कोडोमेन क्या होता है, सेकंड सेट को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, और रेंज क्या होता है, कोडोमेन के वो एलिमेंट्स जो डोमेन से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे बी सेट में कोई भी खाली एलिमेंट नहीं है, यानी सारे एलिमेंट्स डोमेन से रिलेटेड हैं, इसीलिए रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएंगे। तो हम डायरेक्टली यही डेफिनेशन हमेशा ध्यान रखेंगे कि इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन और नॉन सर्जेक्टिव मैपिंग, और नॉन सर्जेक्टिव मैपिंग। तो कोई भी फंक्शन जो ऑन टू नहीं है वो क्या होता है, इनटू। जैसे हमने 1-1 मैनी 1 में पढ़ा था, कोई भी फंक्शन अगर 1-1 नहीं है तो वो मैनी 1 होगा। ऐसे ही कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो वो इनटू होगा। फिर भी एक बार फॉर्मली हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। इफ़ f defined from a to b is such that, if f defined from a to b is such that there exists at least one element, in codomain, there exists at least one element in codomain which is not the image of any element, which is not the image of any element in domain। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर बी सेट में, कोडोमेन वाले सेट में, अगर एक भी एलिमेंट एम्प्टी है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है सेट ए में, तो उस टाइप के फंक्शंस को हम लोग बोल देते हैं इनटू फंक्शन। तो सपोज़ मैंने ये फंक्शन बनाया, तो आप देख सकते हैं बी सेट में ये एक एलिमेंट एम्प्टी है, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा।
ठीक है, तो हम लोगों ने एक चीज़ पे स्ट्रेस देना है कि ऑन टू प्लस इनटू, अगर मैंने ऑन टू प्लस इनटू फंक्शन कर दिया तो मेरे पास टोटल फंक्शन आ जाएंगे। जैसे 1 प्लस मैनी 1 कर दिया था तो टोटल फंक्शन आ जाते थे, ऐसे ही ऑन टू प्लस इनटू जो है टोटल फंक्शंस देगा। इसका क्या मतलब है, कोई भी फंक्शन या तो इनटू होगा या ऑन टू होगा, वो दोनों नहीं हो सकते। या तो फंक्शन इनटू होगा या ऑन टू होगा। कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो हम लोग लिख लेते हैं। ऑल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स, all odd degree polynomials defined from R to R। R to R का क्या मतलब है, डोमेन भी ऑल रियल और को डोमेन भी ऑल रियल। तो ऑल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल डिफाइंड फ्रॉम R to R आर ऑन टू फंक्शंस। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जब रेंज पढ़ा था तब हम लोगों ने क्लियरली एक पॉइंट लिखा था कि ऑल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैव देयर रेंज एज ऑल रियल, उनकी जो रेंज है वो ऑल रियल होती है। तो आप देख सकते हैं कोडोमेन मैंने यहाँ पे ऑल रियल लिखी है, तो रेंज और कोडोमेन सेम हो गई, इसीलिए फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमें डायरेक्टली ध्यान रखनी है। ऐसे ही अगर हम लोगों ने R to R इवन डिग्री पॉलिनोमियल कंसिडर किए, इवन डिग्री पॉलिनोमियल अगर कंसिडर किए तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल के लिए हमने लिखा था कि रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल रियल। तो रेंज ऑल रियल का सबसेट हो जाएगी, तो रेंज जो है यहाँ पे कोडोमेन का सबसेट हो जाएगी। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो ऑल इवन डिग्री पॉलिनोमियल कैसे हो जाएंगे, इनटू फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ऐसे ही f डिफाइंड फ्रॉम R to R अगर मैं कंसिडर करूं तो ये हमें गिवन होना बहुत ज़रूरी है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, क्या उसकी कोडोमेन है, क्या उसकी डोमेन है। अगर f डिफाइंड फ्रॉम R to R है और मैंने फंक्शन कंसिडर कर लिया f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है, ये फंक्शन मैंने कंसिडर किया, तो मॉड ऑफ x यानी वैल्यूज जो है पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव, इसकी रेंज में केवल पॉजिटिव एलिमेंट्स आएंगे, जबकि कोडोमेन क्या है हमारे पास ऑल रियल, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारे पास, इनटू हो जाएगा। ऐसे फंक्शन कंसिडर किया सिग्नम x, तो कोडोमेन तो हमें दी हुई है ऑल रियल, और सिग्नम x की रेंज में तो केवल 3 ही एलिमेंट्स आते हैं, -1, 0 और 1, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कैसा हो गया, इनटू हो गया। तो हमें सिंपली सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू की डेफिनेशन क्या याद रखनी है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। आगे बढ़ते हैं, तो एक नोट है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, अ फंक्शन कैन बी वन ऑफ दीज टाइप। तो फंक्शन जो है केवल इन्हीं में से किसी टाइप का हो सकता है। तो 4 टाइप हमारे पास यहाँ पे लिखी है। फर्स्ट है 1 एंड ऑन टू। फंक्शन क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 1 होता था बेस्ड ऑन डोमेन, बेस्ड ऑन डोमेन फंक्शन कैसा हो सकता है, 1 या मैनी 1, एंड बेस्ड ऑन रेंज इनटू और ऑन टू। तो फंक्शन कैसा हो सकता है हमारे पास, 1 एंड ऑन टू। 1 को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, और ऑन टू को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। और कभी भी हमारे पास अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए कि फंक्शन इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, तो उस टाइप के फंक्शंस को हम लोग बोल देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, तो ये वर्ड हमें ध्यान रखना है, इफ फंक्शन इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव देन इट इज़ कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इस डेफिनेशन को हम आगे यूज़ करने वाले हैं, तो ज़रूर ध्यान होनी चाहिए। तो मैं इंजेक्टिव के लिए यूज़ कर रहा हूँ कैपिटल I और सर्जेक्टिव के लिए यूज़ कर रहा हूँ कैपिटल S, और ये फंक्शन हमें दिया हुआ है बोथ 1 एंड ऑन टू, तो इसको मैं बोल दूंगा I इंटरसेक्शन S। ठीक है, I यानी इंजेक्टिव, S यानी सर्जेक्टिव। तो मैं हमेशा यही शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने वाला हूँ, जब भी मुझे फंक्शन को इंजेक्टिव बोलना है मैं I लिखूँगा, और सर्जेक्टिव बोलना है S लिखूँगा, और बाइजेक्टिव बोलना है तो I इंटरसेक्शन S।
तो जब भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो मैं ऑप्शंस कुछ इसी तरीके से लिखूंगा, तो हमें क्लियर होना चाहिए उसका मीनिंग क्या है। तो अगर फंक्शन बोथ 1 1 एंड ऑन टू है तो देखो उसका जो डायग्राम है वो किस तरीके का हो सकता है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेटली दोनों में सेम होने ज़रूरी हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं हुए तो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू बन ही नहीं पाएगा। आप ट्राई करके देख लो, ठीक है। तो ये इस तरीके का डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट 1 1 एंड इनटू, 1 1 यानी इंजेक्टिव एंड इनटू यानी नॉन सर्जेक्टिव। तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ आई इंटरसेक्शन एस बार यानी नॉन सर्जेक्टिव, ठीक है। तो आई इंटरसेक्शन एस बार, इसका क्या मतलब है कि बी सेट में कोई ना कोई एलिमेंट जो है ज़रूर खाली रहने वाला है, ठीक है। बी सेट में कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर खाली रहने वाला है, ठीक है। तो बी सेट में ये एक एलिमेंट खाली है, इसीलिए ये फंक्शन कैसा इनटू हो गया। और हम लोग अगर ए से बी की तरफ देखें तो देखो हर एलिमेंट का एक से ही रिलेशन है, 1 का 1 से ही रिलेशन है, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। थर्ड टाइप है मैनी वन एंड ऑन टू। मैनी वन यानी नॉन इंजेक्टिव यानी आई पे ऐसे बार लगा लेंगे हम, आई बार इंटरसेक्शन ऑन टू यानी सर्जेक्टिव, तो आई बार इंटरसेक्शन एस। तो इसका अगर डायग्राम में ड्रॉ करना चाहूँ तो ए टू बी, तो मैनी वन बनाना है मुझे, मतलब एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स का सेम इमेज होने वाली है और बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, तो वो ऑन टू बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए से बी की डायरेक्शन में जो पहले 2 एलिमेंट्स हैं, मैनी के लिए एक एलिमेंट है तो ये मैनी वन फंक्शन, और बी में आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो क्या ऑन टू फंक्शन। लास्ट है मैनी वन एंड इनटू। मैनी वन यानी नॉन इंजेक्टिव तो आई बार, और इनटू यानी नॉन सर्जेक्टिव तो एस बार, ठीक है। इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे ए में जो है 3 एलिमेंट्स हैं और बी में भी मैंने 3 एलिमेंट बना दिए, और बी का कोई ना कोई एलिमेंट खाली रहना ज़रूरी है क्योंकि इनटू फंक्शन है। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। तो फंक्शन इन 4 टाइप में से किसी एक टाइप का ही हो सकता है। आगे मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग फंक्शंस एज मैनी वन, 1 1, ऑन टू और इनटू। तो फर्स्ट फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है। अब क्वेश्चन में हमें फंक्शन की डोमेन और को डोमेन दी ही नहीं गई है, तो डोमेन तो हम लोग निकाल सकते हैं, बट को डोमेन के लिए मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, अगर को डोमेन गिवन ना हो तो को डोमेन को अज्यूम करना है हमें ऑल रियल। तो को डोमेन फंक्शन की ऑल रियल है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फंक्शन की रेंज निकाल लेता हूँ। तो ये फंक्शन मेरे पास कुछ ऐसे लिखा है, ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स। तो ये मेरे पास x प्लस 1/x फॉर्म का है, वेयर x इज़ पॉजिटिव, क्योंकि e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हमने याद किया था, x प्लस 1/x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 इफ़ x इज़ पॉजिटिव। तो y जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 आएगा। तो रेंज जो है हमारी क्या आ गई, 2 क्लोज टू इन्फिनिटी। कोडोमेन है ऑल रियल और रेंज है 2 टू इन्फिनिटी। कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है, तो फंक्शन कैसा होगा हमारे पास, इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये हमने सर्जेक्टिव के लिए चेक कर लिया। अब हम 1 1 मैनी वन चेक कर लेते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव लिया मैंने एफ डैश एक्स, तो ई रेज टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर एक्स, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का
ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, चेन रूल लगाया तो माइनस एक्स का माइनस आगे आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव बन गया फंक्शन का। और अगर ये डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है तो फंक्शन 1 होगा। बट ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नहीं है? इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको ऐसे लिखा है, ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स। इसका एलसीएम लिया तो ये बन जाता है ई रेस टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स। तो आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ ई रेस टू द पावर एक्स आ गया। ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होती है, ई रेस टू द पावर एक्स पॉजिटिव होता है। इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके का है। तो डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव है। अगर मैं केवल न्यूमरेटर को कंसिडर करूं तो न्यूमरेटर कब ज़ीरो होगा? जब ई रेस टू द पावर 2x 1 के इक्वल होगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 पे न्यूमरेटर 0 होगा। और अगर मैंने x ग्रेटर दैन 0 लिया, x ग्रेटर दैन 0 लिया, सपोज x मैंने 100 ले लिया, तो ई रेस टू द पावर 201 से काफ़ी बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी। तो न्यूमरेटर इस केस में पॉजिटिव आ जाएगा। डिनोमिनेटर पहले ही पॉजिटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर x नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स भी कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर इस केस में नेगेटिव हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि 0 पे डेरिवेटिव जो है 0 हो गया, 0 के राइट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, 0 के लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव है। यानी 0 के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, 0 के राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका मतलब हमारा फंक्शन एंटायरली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी वन टाइप का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा है। इसका तो हमें ग्राफ ही डायरेक्टली पता होता है। तो ये इस तरीके से ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। आप इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो सारी लाइंस एक ही पॉइंट पे कट करेंगी, एक से ज़्यादा पे कोई भी नहीं कट करेगी। तो फंक्शन कैसा हो गया? 1 या फिर ऐसा देखें कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। वाई डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा तो 1 होगा। रेंज जो है हम लोग y एक्सिस पे देखते हैं, तो इसका ग्राफ अगर आप y एक्सिस पे चेक करोगे तो वो पूरी y एक्सिस को कवर कर रहा है। या फिर मैं डायरेक्टली भी कह सकता हूँ कि एक और डिग्री पॉलिनोमियल है, तो रेंज जो है इसकी ऑल रियल आ जाएगी। कोडोमेन गिवन नहीं है तो कोडोमेन भी हमारे पास क्या होगी? ऑल रियल होगी। रेंज और कोडोमेन इक्वल हैं, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू होगा। ठीक है, तो ये 1 और ऑन टू आ गया। 1 और ऑन टू यानी फंक्शन को मैं कह सकता हूँ कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे तो 1 और मैनी वन चेक करने के लिए हम लोग डेरिवेटिव ले सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि x की मैंने कोई भी वैल्यूज़ ली, सपोज x की वैल्यू 2 और उसी का नेगेटिव वैल्यू x की वैल्यू 2 लूँ या -2 लूँ, एक्स स्क्वायर तो उसे पॉजिटिव कर देगा। तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2, इन दोनों पे जो y की वैल्यू है वो सेम आएगी। तो 2x के लिए एक y हो गया, मैनी x के लिए सिंगल y हो गया। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। डेरिवेटिव भी हम लोग ले सकते थे, लेकिन डेरिवेटिव अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे जो है चेन रूल को यूज़ करना होगा, उससे हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है। बट अगर हम लोग बिना डेरिवेटिव कर सके तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट इनटू ऑन टू के लिए चेक करते हैं।
तो y इज इक्वल टू रूट का कुछ फंक्शन दिया हुआ है और रूट के जो आंसर्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव आएंगे। रूट के जो आंसर हैं वो हमेशा पॉजिटिव आएंगे, या फिर क्या हो सकता है, ज़ीरो आ सकता था, बट इस केस में कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। इस फंक्शन की रेंज अगर आप लोग देखोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें फंक्शन दिया है। एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो क्वांटिटी है, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो क्वांटिटी है, तो रूट के अंदर 1 मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू 1 का रूट हो जाएगा। 1 का रूट होता है 1 और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तो इनफाइनाइट आ ही जाएगी। तो इसकी जो रेंज है वो 1 टू इन्फिनिटी आ जाएगी हमारे पास। तो ये जो है रेंज है और कोडोमेन ऑल रियल है, और रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है, तो फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास, इनटू फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें डोमेन और कोडोमेन दोनों पहले ही क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग देखना होगा। y इज इक्वल टू साइन 2x दिया हुआ है। y इज इक्वल टू साइन 2x का जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू साइन x जैसा ही होगा, बट x की वैल्यूज़ कुछ चेंज हो जाएंगी। अगर आपने x की वैल्यू π/2 ली तो 2 इंटू π/2 क्या हो जाएगा, पाई, तो साइन पाई क्या होता है, ज़ीरो, तो π/2 पे साइन 2x का जो ग्राफ है वो ज़ीरो बनेगा। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो 1 वैल्यू है, वो π/4 पे आएगी। ऐसे ही लेफ्ट में माइनस π/2 माइनस π/4, और हमारा जो फंक्शन है वो -1 से 1 में डिफाइंड है, -1 से 1 में डिफाइंड है। तो -1 की लाइन कहीं यहाँ पे है और जो 1 की लाइन है वो कहीं यहाँ पे दी हुई है। तो ये वाला ग्राफ का पोर्शन हमें कंसिडर करना है सिर्फ। तो इस पोर्शन में अगर आप देखो कि अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ तो ये 2 पॉइंट्स पे कट कर जाएगी, 2 पॉइंट्स पे कट कर जाएगी, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा मेरे पास, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। और अगर मैं रेंज कंसिडर करूं तो ये मेरे पास लोअर मोस्ट वैल्यू है, लोअर मोस्ट वैल्यू -1 है, ऐसे ही अपर मोस्ट वैल्यू मेरे पास +1 है। तो रेंज क्या आ गई मेरे पास, -1 to 1, और कोडोमेन भी क्या दी हुई है, -1 to 1। तो रेंज और कोडोमेन सेम है, तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, किस तरीके से रेंज निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट a इज इक्वल टू all real except 3 be equal to all real except 1, and let f defined from a to b be defined by f of x is equal to x minus 2 upon x minus 3 is f 1 1 and on to। तो ये जो है NCERT का क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग सब्जेक्टिव मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैं 1 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। 1 1 के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे सेट की जो फंक्शन की जो डोमेन है वो a है, तो लेट x1, x2 बिलोंग टू a। फिर हमें क्या करना होता है, f of x1 इज इक्वल टू f of x2 करना है। तो क्या बन जाएगा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बनता है x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। देखो ये x1 x2 जो है दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों चीज़ यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बन जाता है, x1 और x2 के टर्म्स अगर मैंने सेम साइड कर लिए तो 3x1 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 3x2 माइनस 2x2। यहाँ से हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 आ गया।
तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 के लिए मैंने x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव कर दिया, दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो इसे हमने 1 1 प्रूव कर लिया। नेक्स्ट हमें इसे ऑन टू प्रूव करना है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर मैंने रेंज और कोडोमेन सेम प्रूव कर दी तो फंक्शन जो है हमारा ऑन टू हो जाएगा। तो हमें फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। तो आप देख सकते हैं ये लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का है। लीनियर अपॉन लीनियर टाइप के फंक्शंस की रेंज निकालने के लिए उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन गया एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। टर्म्स को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो यहाँ से मेरे पास x आ जाता है 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो अब ये जो फंक्शन बन गया है इसकी अगर मैं डोमेन निकाल लूँ तो ओरिजिनल फंक्शन की क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो क्या आ जाती है रेंज हमारे पास, y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 1, ऑल रियल एक्सेप्ट 1। ये मेरे पास रेंज आ गई है फंक्शन की। अब देखेंगे क्वेश्चन में जो बी सेट दिया हुआ है वो यही है, ऑल रियल एक्सेप्ट 1। तो बी सेट जो है हमारे क्वेश्चन के कोडोमेन है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज आ गया, इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखनी होगी अगर हम बोर्ड में क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमने रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन प्रूव कर दिया है, सो फंक्शन इज ऑन टू। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, अ फंक्शन f फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू इंटीजर्स। तो हमारे पास फंक्शन दिया है जो नेचुरल नंबर्स से इंटीजर्स की तरफ डिफाइंड है। तो कुछ ये उसकी डेफिनेशन होगी, इज डिफाइंड बाय f ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1/2 when n is odd and minus n/2 when n is even। तो फंक्शन के डोमेन में केवल नेचुरल नंबर्स है। सपोज मैंने ये फंक्शन n में है, मैंने नेचुरल नंबर रखा, n की वैल्यू 1 रखी, तो 1 जो है ऑड में आएगा मेरे पास, 1 ऑड है तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 तो क्या हो गया 0। n की वैल्यू मैंने 2 रखी, 2 क्या हो गया अब इवन, तो क्या बन जाएगा इधर -2/2, -2/2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऐसे n की वैल्यू 3 रखी तो 3 अब कहाँ आएगा, ऑड में, तो 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1/2 ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। n की वैल्यू 4 रखी तो क्या आ जाता है मेरे पास, -2 आ जाता है। इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं। अब सपोज़ मैं इसका सेट ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे यहाँ पे 1 से शुरू होगा नेचुरल नंबर से, 2 3 4, इधर 0 -1 1 -2। ये जो है पहला सेट है नेचुरल नंबर्स का, डोमेन है, और z इंटीजर जो है कोडोमेन है। तो देखो 1 का रिलेशन 0 से है, 2 का -1 से, 3 का 1 से, 4 का -2 से, एक का एक ही से रिलेशन है, तो ये फंक्शन जो है 1 1 टाइप का होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक एक करके सारे इंटीग्रल वैल्यूज़ भी आती जा रही हैं फंक्शन में। 0 आ गया, फिर -1 आया तो 1 भी आया, -2 आया, आगे आप देखोगे f ऑफ 5 जो है 2 आ जाएगा, ऐसे -3 3, सारे इंटीजर्स कवर हो जाएंगे। सारे इंटीजर्स अगर कवर हो गए तो सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो 1 1 और ऑन टू मतलब I इंटरसेक्शन S। तो इस तरीके से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस कवर करेंगे 1 1 ऑन टू के ऊपर। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।
और अगर कोई भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी फंक्शन के एक्सप्लेनेशन में आपको डिफ़िकल्टी आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।